शतरंज वो खेल जिसमें सिर्फ मोहरे चलाना काफी नहीं होता, पूरी बिसात समझनी पड़ती है। हर चाल से पहले कई चाल आगे की सोचनी पड़ती है और लक्ष्य सिर्फ एक होता है, आखिर में जीत आपकी होती है। ठीक यही कहानी होती है राजनीति की। फर्क बस इतना है कि शतरंज की बिसात दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन राजनीति की बिसात अक्सर पर्दे के पीछे बिछती है। जो इस अदृश्य बिसात को सधे हुए दिमाग से चलाए उसे कहते हैं मास्टरमाइंड। और भारतीय राजनीति में अगर इस शब्द को किसी एक नाम से जोड़ा जाए तो वो नाम है अमित शाह। एक ऐसा रणनीतिकार जिसने हर जटिल परिस्थिति में खुद का लोहा मनवाया, हर विषय हालात में संगठन को मजबूती से संभाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो ताकतवर इसलिए है क्योंकि उनके पास पावरफुल पोस्ट है, या फिर पद उनके पास इसलिए आया क्योंकि वो पहले से पावरफुल थे। आज बात इसी पर होगी कि किस तरह शाह ने एक पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया और किस तरह उन्होंने देश की हर चुनौती को मात दी। क्योंकि शाह के राजनीतिक सफर की शुरुआत न किसी बड़े आंदोलन से हुई है और ना ही किसी क्रांति से, और ना ही राजनीति उन्हें पुश्तैनी में मिली है। बिना शोर की राजनीति। 22 अक्टूबर 1964, वो दिन जब गुजरात के एक छोटे से कस्बे मानसा में अमित शाह का जन्म हुआ। शाह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिता पीवीसी पाइप्स का बिजनेस करते थे और मां एक हाउसवाइफ थी, यानी पॉलिटिक्स से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन फिर आता है साल 1982, जब शाह ने आरएसएस ज्वाइन की और वहां उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिसने शाह के भीतर राजनीति की असली अलख जगाई, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वो दौर था जब मोदी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे और मोदी जी ने ही शाह को एबीवीपी ज्वाइन करने का सुझाव दिया और इस एक सुझाव ने शाह की लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। मगर उनके जीवन में असली मोड़ तब आता है जब पहली बार मोदी के कहने पर शाह ने गुजरात के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से 1997 में उपचुनाव लड़ा और एक शानदार जीत दर्ज की। गुजरात मॉडल संगठन से सत्ता तक। शाह साल 1998, 2002 और 2007 में लगातार इसी सीट से चुनाव जीते, मगर शाह के कुशल नेतृत्व और एक बेहतरीन संगठनकर्ता होने की पहली झलक देखने को मिली साल 2002 में, जिस समय मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके सामने मुख्य रूप से 3 बड़ी चुनौतियां थी: पार्टी के अंदर बैलेंस बनाने की, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की और चुनावी तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की। और इन तीनों ही जगह पर जो शख्स एकदम फिट बैठता था वो थे अकेले अमित शाह। शाह की छवि पर दाग। कहते हैं ना, जहां शक्ति होती है, जहां कंट्रोल होता है, वहां सवाल भी उठते हैं। ठीक ऐसा ही शाह के साथ साल 2005 में हुआ, जब सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी एक पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। शुरुआत में इसे एक रूटीन एनकाउंटर बताया गया, लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगे। मीडिया सक्रिय हुआ, अदालत ने दखल दिया और फिर इस एनकाउंटर की जांच शुरू हुई। 24 जुलाई 2010 को अमित शाह को गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कल तक जो शख्स पूरे सूबे की कानून व्यवस्था संभाल रहा था, वही आज जेल की सलाखों के पीछे था, जेल की रोटी तोड़ने को मजबूर। ये वो दौर था जब लगभग हर किसी ने मान लिया था कि अमित शाह का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन शाह ने हार नहीं मानी और ना ही कभी वो टूटे। शाह और भाजपा का पॉलिटिकल राइज। फिर आया साल 2014, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया। वहीं दूसरी तरफ सत्ता, कुर्सी और जेल तक का सफर तय कर चुके शाह को जिम्मेदारी मिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। शाह ने ग्रास रूट लेवल पर गुजरात मॉडल की तर्ज पर बूथ लेवल मैनेजमेंट पर पूरा फोकस किया। हर बूथ पर वोटर लिस्ट की पड़ताल, फीडबैक सिस्टम और डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 में से 73 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली और जिस भाजपा को 1984 में पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, उसी पार्टी ने 282 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद 9 जुलाई 2014 को जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया।
भले ही ये कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन पार्टी की पूरी रणनीति, नैरेटिव, संगठन की दिशा और भविष्य की रूपरेखा यहीं से तय होती थी। नेता से राजनीति का चाणक्य बनने का सफर। अध्यक्ष बनकर शाह ने एक मंत्र दिया, बूथ जीतो, चुनाव जीतो। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट को एक व्यवस्थित विज्ञान में बदल दिया। उनका मानना था कि पार्टी सिर्फ विचारधारा और भावनाओं के सहारे नहीं, बल्कि ठोस डाटा और सटीक कैलकुलेशन के दम पर आगे बढ़ती है। हालांकि अध्यक्ष पद पर रहते उनका सबसे बड़ा इम्तिहान सिर्फ 3 साल बाद ही 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में आया। एक ऐसा राज्य जो राजनीतिक रूप से बेहद जटिल, जातियों, उपजातियों और स्थानीय बाहुबलियों की परतों में उलझा हुआ था। इसके बावजूद शाह के नेतृत्व में न कोई मुख्यमंत्री चेहरा सामने रखा गया, न कोई बड़ा मास लीडर। चुनाव पूरी तरह मोदी के नाम और संगठन की रणनीति पर लड़ा गया। और जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2 दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये भावनाओं से ज्यादा नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन और डेटा ड्रिवन रणनीति की जीत थी, जिसने विपक्ष को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की जीत के बाद यही मॉडल शाह के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे कि त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी अपनाया गया। नतीजा ये रहा कि जहां कभी भाजपा की कोई ठोस राजनीतिक जमीन नहीं थी, वहां भी पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। फिर आया साल 2019, जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। खास बात यह रही कि शाह ने खुद भी गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। इस चुनाव की सूक्ष्म रणनीति, गठबंधनों की बारीकी और बूथ स्तर तक की माइक्रो मैनेजमेंट ने साफ कर दिया कि चुनाव लड़ने और जिताने की कला में शाह जैसा धुरंधर बहुत कम देखने को मिलता है। हर चुनौती का एक जवाब शाह। जिस समय साल 2019 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी दौरान पूरे देश ने अमित शाह की वो ताकतवर छवि देखी जब राष्ट्रपति भवन में उन्होंने कहा, मैं अनिल चंद्र शाह गृह मंत्री पद की शपथ लेता हूं। मोदी सरकार में उन्होंने नंबर 2 की स्थिति संभाली। उनके पास सीबीआई, आईटीबीपी, एसएसबी, रॉ, एनआईए, एनसीबी और एटीएस जैसी प्रमुख एजेंसियों की जिम्मेदारी आई, जो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। यानी देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी लगभग पूरी व्यवस्था का नियंत्रण उनके हाथ में आ गया। ऐसे में कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उनका प्रभाव कितना व्यापक हो गया था। इस शक्ति का बड़ा उदाहरण भी उसी साल 5 अगस्त 2019 को देखने को मिला, जब गृह मंत्री के रूप में शाह ने संसद में कहा कि अब देश में 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे और धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। इसी वर्ष दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए भी लागू किया गया। इसके बाद ऐसा लगा मानो बतौर गृह मंत्री उन्होंने देश के सामने खड़ी चुनौतियों को सीधे चुनौती देने का फैसला कर लिया हो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर दिया, नए आपराधिक कानून लाए, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए, नशे के कारोबार के खिलाफ टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप रणनीति के तहत कार्रवाई तेज की गई। जो नक्सलवाद कभी रेड कॉरिडोर बनाने की बात करता था, उस पर भी कड़ी कार्रवाई हुई और उसे काफी हद तक कमजोर कर दिया गया। साथ ही बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि नई पीढ़ी हथियार नहीं बल्कि मुख्यधारा और खेल से जुड़े। यही नहीं, शाह के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया गया और कई बड़े ऑपरेशनों के जरिए नेटवर्क को कमजोर किया गया। सहकारिता के क्षेत्र में बदलाव। देश में पहली बार मोदी सरकार के दौरान सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी अमित शाह को सौंपी। शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए गए। राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू की गई, जिसका लक्ष्य 2034 तक 50 करोड़ सक्रिय सदस्य बनाना और जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 3 गुना करना है। 63,000 से अधिक पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया। सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सुधार किए गए। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की गई और हाल ही में इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, भारत टैक्सी, जो सहकारिता मॉडल को नए क्षेत्रों तक ले जाने की कोशिश का संकेत देता है। यानी चुनौती कैसी भी हो, समाधान खोजने की क्षमता शाह की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। एक और उनकी रणनीतिक सोच उन्हें मजबूत नेता बनाती है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर की समस्याओं को समझकर उनका व्यावहारिक हल निकालना उन्हें अलग पहचान देता है। शायद यही वजह है कि उन्होंने संगठन और सरकार
दोनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाने में भूमिका निभाई जहां वो पहले कभी नहीं पहुंची थी। झलको